Good morning, students. How are you all? Last time we have studied about mole concept and some simple numerical problems based on mole concept. Today we are going to study problems involving mole concept in solutions. यानी कि solutions के अंदर mole concept का क्या यूज है, कैसे हम मोल कंसेप्ट को सॉल्यूशंस में यूज करेंगे। सॉल्यूशन में यूज करने का मतलब है कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसमें कैसे यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ two or more chemically non-reacting substances, the ratio of these substances may vary up to a certain limit। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। यानी कि वो सॉल्यूशन या वो मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट जो है यूनिफॉर्मली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरे मिक्सचर के अंदर, उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मीन्स दो कंपोनेंट है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, वो आपस में केमिकली रिएक्शन नहीं करते। द रेशो ऑफ दीज सब्सटेंसेस मे वेरी अप टू ए सर्टेन लिमिट। अब यानी कि उनमें से एक सब्सटेंस ज़्यादा होगा, एक कम होगा, तो उनका जो रेशो है कि कौन सा सब्सटेंस कम है कौन सा ज़्यादा, उनका रेशो एक सर्टेन लिमिट तक जो है वेरी कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस बाइनरी सॉल्यूशन ओनली। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन, सो डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी वर्ड जो है टू के लिए यूज किया जाता है। बाई मीन्स टू होता है। बाइनरी सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स, जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, उस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स ओनली, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। वन कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब ये है कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सोल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस या कंपोनेंट, द सब्सटेंस या हम लिख सकते हैं कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। यानी कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्वेंट। तो दोबारा लिखेंगे सिर्फ जो है द कंपोनेंट या सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहली लाइन एज इट इज हो जाएगी, इन मोर अमाउंट या लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि वो सब्सटेंस या कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट शुगर सॉल्यूशन, अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें या साल्ट सॉल्यूशन की बात करें, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। देखो, शुगर
शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर के अंदर एक जो है पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर है, उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, शुगर को डिजोल्व कर रखा है और दैट इज द शुगर सॉल्यूशन। तो आपने देखा होगा कि अगर हम 1 ग्लास ऑफ वाटर लें और उसके अंदर हम 3 या 4 जो स्पून अगर शुगर के डाल दें, तो हमने क्या देखा वहाँ पर कि 3 और 4 स्पून जो लेस अमाउंट में डाला गया है दैट इज द सोल्यूट, एंड जो वाटर है लार्ज अमाउंट में वो क्या है, सॉल्वेंट, और दोनों को मिक्स करके जो बन जाता है वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। इन द सेम वे इन साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो सिंपल है कि लोअर क्लासेज में भी सिखाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, जिसके अमाउंट ज़्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जिसके अमाउंट कम हो सॉल्यूशन में उसे क्या बोलते हैं, सोल्यूट। बट आपकी क्लास के लेवल पर अगर हम बात करें थोड़ा सा और इसके अंदर, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे सोल्यूट को, द कंपोनेंट विच gets dissolved into another component is called solute। यानी कि वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट के अंदर डिजोल्व हो जाता है, खुल जाता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सोल्यूट। और सॉल्वेंट को कैसे बोलेंगे, द कंपोनेंट which dissolve solute into it is called solvent। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो डेफिनेशन दी है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन क्या होता है, घुलना। तो घुलने के बेस पर है, जो कंपोनेंट दूसरे के अंदर घुल जाता है वो क्या होता है, सोल्यूट, और जो कंपोनेंट अपने अंदर दूसरे को डिजोल्व कर लेता है वो क्या होता है, आपका सॉल्वेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट, शुगर सॉल्यूशन की हमने बात की, तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर को हमने किस में डिजोल्व किया है, वाटर में। तो शुगर किस में डिजोल्व हो गई है, वाटर में। तो शुगर इज द सोल्यूट, क्योंकि शुगर जो कंपोनेंट है वो दूसरे में डिजोल्व हो गया है। और सॉल्वेंट क्या है कि वो कंपोनेंट जो अपने अंदर सोल्यूट को डिजोल्व कर लेता है, यानी कि वाटर जो है उसने शुगर को अपने अंदर डिजोल्व कर लिया है, तो वाटर क्या है, वहाँ पर सॉल्वेंट है। तो ये तो हो गया आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डियर स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन देंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड its concentration, is called concentration of solution। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सिंपली अगर हम बात करें कि किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है, उसे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन। मीन्स ए सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज, इन डिफरेंट वेज। So we are going to discuss each method या expression for concentration one by one. First is mass percent. मास परसेंट को वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं, W/W परसेंट। तो इसमें क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज the mass of solute in grams, present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का है तो उसमें सोल्यूट का मास कितने ग्राम है, उसे हम क्या बोलते हैं, मास परसेंट बोलते हैं।
फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंट है तो 100 हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड है स्ट्रेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम पर लीटर। तो जैसे इसकी यूनिट है इसी के बेस पर इसको डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, the amount of solute in gram present per liter of the solution, present per liter of the solution, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपली स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। थर्ड इज मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे इसको। मोलैरिटी कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। देखो हमने स्टार्टिंग में जो हेडिंग डाला है उसमें क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस के अंदर मोल कंसेप्ट का यूज करके प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर आ गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। कई बार क्या होता है कि हमें जो है सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर की बजाय ml में दिया जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया जा सकता है। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो कई बार हमें वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में या ml में दिया होता है, तब जो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 1000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो इस फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे और उसको यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कैसे हम डिराइव कर रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। फोर्थ वन इज मोलैलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूजन रहता है, मोलैलिटी है, तो उसके सिंबल से आसानी से जो भी गिवन कंसंट्रेशन होगा सिंबल से भी पता चल जाता है। अगर कैपिटल M लिखा हुआ है साथ में तो मोलैरिटी, और स्मॉल m लिखा हुआ तो मोलैलिटी।
दोनों में क्या डिफरेंस, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखेंगे, इसमें मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमने बोला 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या बोला पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना आपने। मोलैलिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इसके ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। और अगर आपको सॉल्वेंट का मास ग्राम में गिवन हो तो इसमें चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1000। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, अभी इसको बाद में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट हैं उसे मोलैलिटी बोल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी और मोलैरिटी, या ऐसे बोल सकते हैं आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। तो दोनों में से, मोलैरिटी और मोलैलिटी में दोनों में से टेम्परेचर का किसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, और कौन सा जो है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा जैसे कि मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ से अगर वॉल्यूम इंक्रीज तो मोलैरिटी उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बट यहाँ पर आप देखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम है, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल m जो है इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, बट कैपिटल M जो है मोलैरिटी है इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। So dear students, we have discussed for next we are going to discuss next method. Next is normality, capital N. It is defined as the number of gram equivalents present, gram equivalents of solute present per liter of the solution, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने प्रेजेंट हैं। तो नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके, ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में स्मॉल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स उसमें गिवन था, यहाँ पर क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट का कितना मास गिवन है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ये जो है, अब सोल्यूट क्या है इसके बेस पर होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट के बेस पर इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड,
अगर एसिड हो उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। दूसरा अगर लिखें इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस, ये क्या होता है, मोलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी, उस बेस की एसिडिटी कितनी है। और थर्ड होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ ए साल्ट। साल्ट का इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, उसका होता है, अब साल्ट है तो क्या होगा, यानी कंपाउंड होगा, फॉर्मूला मास ऑफ साल्ट डिवाइड बाय पॉजिटिव वैलेंसी, डिवाइड बाय पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ साल्ट। साल्ट के अंदर पॉजिटिव वैलेंसी क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें डियर स्टूडेंट्स। एसिड हम बात करें जैसे CH3COOH, HCl, अब देखो HCl CH3COH दोनों में 1H+ आयन प्रेजेंट है, तो इसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है। नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन एन एसिड, वो उसकी बेसिसिटी होती है, और नंबर ऑफ OH- आयन प्रेजेंट इन बेस, वो उसकी एसिडिटी होती है। जैसे H2SO4 है, H2SO4 का एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 H+ आयन। बेसिसिटी का मतलब है कि कितने बेस के आयन को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। H2SO4 में 2 H+ है, ये 2 OH- को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसीलिए बेसिसिटी क्या होगी, 2 हो गई। एसिडिटी जैसे मान लो हमारे पास है NH4OH, या हमारे पास है MgOH होल ट्वाइस। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक OH- है, OH- H+ आयन के साथ रिएक्शन करके उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो OH- यानी कि बेस की एसिडिटी क्या होगी, 1, और यहाँ पर बेस की एसिडिटी क्या होगी, 2। साल्ट की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल AlCl3 हमारे पास साल्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मास ऑफ साल्ट। फॉर्मूला मास कहाँ से आएगा, 27 + 3 × 35.5, और डिवाइड कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है, 3, एल्यूमिनियम 3+ है, डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा, 27 + 3 5 = 15, और 3 5 = 15 और 1 16, 3 3 = 9 और 1 10, तो हो जाएगा 133.5 डिवाइड बाय 3, यानी कि 3 4 = 12, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 44.5। दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ AlCl3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी का। नेक्स्ट मेथड इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी component of a solution, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए component of a solution is equal to the ratio of number of moles of that component divided by total number of moles of solution। अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, X1, देखो डियर स्टूडेंट्स, N1 जो है, ये क्या हमने मान लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट होता है। देखो N1 और N2 फिक्स होता है, N2 से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 सॉल्यूट के लिए करते हैं, 1 सॉल्वेंट के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये N2 है।
क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है। तो x1 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और x2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मैं एक लिख रहा हूँ, x2 इसके बराबर हो जाएगा N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, और x1 किसके बराबर हो जाएगा, N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। सो डियर स्टूडेंट्स, N1 यहाँ पे N2 है, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे दो ही कंपोनेंट है, N1 नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के हैं, N2 सॉल्यूट के हैं, दोनों मिला करके क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। एंड वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी मर्जी कंपोनेंट हो तो टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का 1 होता है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो हम दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लास्ट, दैट इज, so dear students, last one is parts per million ppm. This method of concentration is used for very dilute solutions. देखो, टाइट्रेशन करने के लिए जब हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं तब जो है इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करता है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास, यानी कि सॉल्यूट का कितने पार्ट्स मास के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है, पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पर मिलियन पार्ट्स बाय मास में कितने पार्ट सॉल्यूट के प्रेजेंट है मास के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं। तो मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस some other formulas related to molarity, normality, etc. After that we will study some numerical problems based on these methods of concentration of solution. I think this is enough for today. Next time we will discuss about the other important formulas related to concentration of solution and numerical problems based on the solution. Thank you and have a nice day.